आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने मौलिक अधिकार पर बात शुरू कर दिया था, ठीक है। जो मौलिक अधिकार पर कल हम लोगों ने बात शुरू किया था उसमें सिर्फ कुछ बेसिक बातों पर चर्चा हुई थी, जिसमें पहली चीज हम लोग देखे कि वास्तव में मौलिक अधिकार होता क्या है। तो आपने देखा राज्य के द्वारा दिया गया ऐसी स्वतंत्रता व संरक्षण जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास में सहायक हो सके, ठीक है। दूसरा आपने देखा था कि जो मौलिक अधिकार हैं उसका संरक्षण का प्रावधान क्या है। तो आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन के संदर्भ में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, ठीक है। और कल हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि जब हम अधिकार की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक मौलिक अधिकार होता है, दूसरा संवैधानिक अधिकार होता है और तीसरा जो है वो सांविधिक अधिकार होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक जितने भी प्रकार के आपके अधिकारों की चर्चा होगी वो सभी आपके क्या हो जाएंगे, मौलिक अधिकार हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त पूरे संविधान में कहीं पर भी अगर आपके अधिकारों की बात होगी तो क्या हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। और जितने भी संसद या विधानमंडल द्वारा कानून बना करके नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सांविधिक अधिकार हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपने देखा था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है जबकि कुछ भारतीय व विदेशियों दोनों को प्राप्त है। इसके अलावा हम लोगों ने मौलिक अधिकार की विशेषता पर चर्चा किया था। तो मौलिक अधिकार के लिए खास क्या है भारत के संदर्भ में, तो आपने देखा मौलिक अधिकार जो है वो प्रवर्तनीय है, अर्थात ये वाद योग्य है। न्यायालय में मौलिक अधिकार के हनन संबंधित किसी भी विषय को चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। दूसरा आपने देखा था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो मूलतः नकारात्मक है जबकि कुछ मौलिक अधिकार क्या है, सकारात्मक है। एक हम लोग चर्चा कहते हैं कि भारत का जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, अल्पसंख्यकों का भी संरक्षण करता है, ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट में आपने देखा था कि जो मौलिक अधिकार है वो कुछ मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध है जबकि कुछ मौलिक अधिकार राज्य व निजी क्षेत्र दोनों के विरुद्ध में है, ठीक है। इसके अलावा अब यहीं पर एक देखिए तो एक होता है डॉक्ट्रिन वीवर का सिद्धांत, इससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन वीवर का सिद्धांत, अब ये डॉक्ट्रिन वीवर का सिद्धांत क्या है इसे जरा देखिए। देखिए ये जो डॉक्ट्रिन वीवर का सिद्धांत है ये क्या है, ये भारत में लागू नहीं होता, ये कहां पर है, यूएसए के लिए। इसमें है क्या, इसमें बात कहा गया है कि यदि कोई नागरिक चाहे, नागरिक तो वो अपने मौलिक अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग कर सकता है, स्वेच्छा से त्याग कर सकता है, ठीक है। जबकि भारत में क्या है, ऐसा नहीं है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया मौलिक अधिकार जो है वो त्याग नहीं सकता, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं किया। जो मौलिक अधिकार है वो आपका हमेशा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो हम लोग भारत के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने कुछ चीजें और क्या देखा था कि ये मौलिक अधिकार का प्रावधान यूएसए से लिया गया है, भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 तक है। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ बेसिक बात पर चर्चा किया था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो मूल संविधान में, ठीक है। अब यहीं से हम लोग की बात आगे बढ़ेगी। तो मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी। तो मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, 7 प्रकार के, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। क्योंकि हम लोगों ने बात किया था कि जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, देखिए जो संपत्ति का अधिकार था उसे कब समाप्त किया गया है, तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त किया गया है, ठीक है। और ये जब समाप्त हुआ है तो इसी के तहत क्या हो रहा है कि फिर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और दूसरे स्तर में बात करें तो आर्टिकल 31, ये दोनों ही क्या हो गए, निरस्त हो गए। और उसके पश्चात फिर क्या किया गया, इसे आर्टिकल 300A के तहत क्या कर दिया गया है, इसे अब इस समय वर्तमान के समय क्या आर्टिकल 300A के तहत जो है वो संपत्ति से संबंधित अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। तो ये कैसे अधिकार में जाएगा,
ये कैसे अधिकार में जा रहा है? ये संवैधानिक अधिकार में जा रहा है ना, क्योंकि संविधान के अन्य हिस्से पर चूंकि 14 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं, उसके अलावा कहीं से भी अगर संविधान शक्ति दे रहा है या नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण कर रहा है तो वो संवैधानिक अधिकार में चला जाएगा। ठीक है, और यही बात कर देते कि कल भी चर्चा किए थे इस पे कि किसी भी आर्टिकल के साथ अगर कोई भी आपको कैपिटल लेटर में लिखा हुआ दिखे तो समझ जाइएगा कि ये क्या किया गया है, बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो एक तरफ जहां मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था, फिर उसी के बाद क्या किया, इसको 301 के तहत जो है वो संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में कर दिया गया था। ठीक है, तो अब अभी हम लोग चर्चा किए कि वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। ठीक है, कल बाकी चर्चा किए थे कि किस तरह से जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार भी ला करके 24A के तहत जोड़ा गया है। वो सब कल भी से हम लोग चर्चा कर चुके थे। ठीक, आगे उस पर चर्चा करेंगे ही। तो वर्तमान में क्या है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, तो हम लोग देखते हैं 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। इसमें पहला जो आपका मौलिक अधिकार है उसे हम कहते हैं समता का अधिकार ना, क्या कहते हैं, समता का अधिकार। और ये जो समता का अधिकार है ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या है, समता का अधिकार है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरे स्तर पर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, और ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये कहाँ है, तो 19 से लेकर के 22 तक है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा जो है वो क्या है, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, इसमें क्या है, आर्टिकल 23 और 24 है। इसके बाद फिर आप चौथा देखेंगे तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है, ये है 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो 2 और कौन सा है, एक 5वें की बात करेंगे तो अल्पसंख्यकों के लिए ये चीज ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यकों के शिक्षा, पहले संस्कृति कर लेते हैं, अल्पसंख्यकों के संस्कृति व शिक्षा के संरक्षण का अधिकार। ठीक है, और ये कहां पर है, आर्टिकल 29 और 30 में है। ठीक है, और फिर क्या है, 6वां है, क्या है, हाँ संवैधानिक, हाँ मतलब ये इसमें बात क्या है कि मौलिक अधिकारों के संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार के संरक्षण के उपचारों का अधिकार कहां पर है, आर्टिकल 32 के तहत है। और बीच में क्या है, 31 जो है आपका, वो मैंने बताया 31 जो था ये क्या था, संपत्ति का अधिकार था, जो वर्तमान में निरस्त हो गया है। ठीक है, अब हम लोग को एक एक करके देखना है, और मैंने कल ही की क्लास में बताया था कि जिस तरह से भाग 5 आपका थोड़ा लंबा चला था, उसी तरह यहाँ से क्या होगा, ये जो मौलिक अधिकार है थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एक एक आर्टिकल जो लोग फैक्चुअल पॉइंट के रूप में लाइनर वाला नहीं पढ़ना है कि आपको पढ़ करके निकल गए, उसके पीछे तमाम केस स्टडी हुई है और तमाम तरह से आप उसकी देखेंगे कैसे कैसे व्यापक व्याख्या हो रही है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला। तो हम लोग पहला देखेंगे समानता का अधिकार कर लेते हैं। समानता का अधिकार क्या है, 14 से 18 के बीच में है। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग वास्तव में जो चर्चा करें तो जो पूरा जो आपका समानता का अधिकार है, इसका जो मूल दर्शन है, मूल दर्शन ये कहाँ है, तो ये मूल दर्शन है आर्टिकल 14 में। वास्तव में
समानता क्या होता है, इसकी पूरी संपूर्ण व्याख्या कहां पर है, वो आर्टिकल 14 में है। और बाकी अगर हम लोग आर्टिकल 15 की बात करें, 16 की बात करें, 17 की बात करें, 18 की बात करें, तो ये समानता के अधिकार का क्या है, व्यवहारिक उपयोग है। व्यवहारिक उपयोग, व्यवहारिक उपयोग का तात्पर्य क्या है, अभी जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन यहाँ पर व्यवहारिक उपयोग का तात्पर्य क्या है कि वास्तव में समानता होता क्या है, ये तो आर्टिकल 14 में आपको एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है। और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में कैसे समानता के प्रावधान किए जा रहे हैं, ये कहां से निकल करके आएगा, ये आपका आएगा फिर 15 हो गया, 16, 17, 18, उसमें भिन्न भिन्न हम लोग स्तर पे देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग को मुख्य रूप से भी फिलहाल क्या देखना है, आर्टिकल 14। अगर समय से हम लोग ये कवर कर लिए तो उसके बाद 15 भी देख लेंगे। ठीक है, आइए तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 14 है क्या। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 ये कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता व विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है, से वंचित नहीं कर सकता है। पहले भाषा थोड़ी जटिल है इसलिए उसको टुकड़ों में लिख दिए हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे तब हम लोग को बात समझ में आएगी क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं अभी इतना सुनने के बाद तो सब सर के ऊपर से ही जा रहा है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, पहले तो एक एक कर समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, राज्य, और मैंने कल की क्लास में भी चर्चा किया था आर्टिकल 12 के तहत क्या है, पहले तो राज्य की परिभाषा बताई गई है, और राज्य की परिभाषा के तहत उन्होंने कहा ना कि सरकार, सरकारी तंत्र व सरकार से जुड़े प्रत्येक लोग जो सरकारी लाभ प्राप्त करते हैं वो सभी राज्य माने जाते हैं। इसका मतलब चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, इस सरकार के तंत्र से जुड़े सभी लोग व व्यवस्थाएं और सरकारी जितने भी कर्मचारी होते हैं, इसके अलावा ऐसे और भी लोग जो सरकार से जुड़ करके किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त कर रहे होंगे, वो सभी क्या माने जाएंगे, राज्य माने जाएंगे। अब क्या कह रहा है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में, और आपने देखा था कि जब हम लोग पढ़ रहे थे भाग 1 में आर्टिकल पढ़ रहे थे, तो जब राज्य क्षेत्र की अनुच्छेद 1 के तहत राज्य क्षेत्र की जब चर्चा हुई थी तो इसमें आपने देखा था क्या था, इसमें आपने कहा था कि समस्त राज्य, इसका मतलब 28 राज्य, समस्त संघ शासित राज्य 8 राज्य, और अन्य अर्जित क्षेत्र, यानी भविष्य में भी अगर किसी क्षेत्र को ला करके हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, में, इसका मतलब भौगोलिक सीमा निर्धारित कर दिया, में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को इस दो शब्द की व्याख्या देखना है, एक जहां हम कहेंगे विधि के समक्ष समता और दूसरा जहां कहेंगे विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले जहां हम समानता के अधिकार की बात करते हैं तो समानता के अधिकार का सरल व्याख्या ये होता है कि आप भारत के क्षेत्र में किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थल आदि के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं है। और कितने सुस्पष्ट शब्दों में जहां एक तरफ ये बात कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग मतलब इन विभेद का पूरा एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्था देख सकते हैं। आरक्षण,
विभेद है। महिलाओं को आरक्षण, विभेद है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ने की निःशुल्क शिक्षा, और बड़ों को 14 के बाद 18, नववयस्क लीजिए 14 के बाद 18, विभेद है। SC ST OBC के लिए राजनीति में आरक्षण, विभेद है। अमीर जब पैसा कमा रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ रहा है, और गरीब जब कमा रहा है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, विभेद है। गरीब एक तो टैक्स भी नहीं दे रहा है, ऊपर से सरकार की तरफ से क्या उसको राशन और बिजली और जो है सिलेंडर सब मुफ्त में मिल रहा है, विभेद है। इसलिए मैंने क्या कहा, एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि किसी तरह का विभेद नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ क्या कह रहा है, व्यवहार में विभेद की श्रृंखला दिखाई दे रही है। इसी विभेद की श्रृंखला को तो आपको समझना है कि वास्तव में जो आपको विभेद दिखाई दे रहा है, यह समता का मूल दर्शन है, यही समता का मूल दर्शन है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि समता का मूल दर्शन क्या निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विधि के समक्ष समानता। पहला, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में ये जो विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है, ये कहां से लिया गया है, ये कहां से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ये प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है, और इसका जो स्वरूप है वो नकारात्मक है। स्वरूप कैसा है, नकारात्मक है। अब यहां स्वरूप का अर्थ क्या आ रहा है, कल हम लोगों ने बात किया था ना कि जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, उसमें सामान्यतः मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं, जबकि कुछ सकारात्मक हैं। तो नकारात्मक का भाव मैंने बताया था यहां पर कि नकारात्मक का अर्थ है निगेटिव सेंटेंस का बनना, यानी वाक्य में किसी चीज को मना करना। ठीक, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, तो विधि के समक्ष समानता का अर्थ समझिए। इसका अर्थ है विशेषाधिकार का ना होना। क्या आ रहा है, विशेषाधिकार का ना होना। इसका मतलब यहां पे देखिए ये क्या आ रहा है, स्वरूप नकारात्मक आ रहा है। ठीक, तो अगर कोई पूछे विधि के समक्ष समानता से आप क्या समझते हैं, तो सीधे बता दीजिएगा कि विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है विशेषाधिकार का ना होना। अब दूसरा सवाल आपके सामने आएगा कि फिर ये विशेषाधिकार क्या होता है। तो विशेषाधिकार का तात्पर्य क्या होता है कि जब हम किसी सबल को, ध्यान रखिएगा, जब हम किसी सबल को किसी भी विशेष प्रकार का अधिकार देते हैं, विशेष प्रकार का अधिकार देते हैं, तो ये इसके लिए क्या कहलाता है, ये इसके लिए विशेषाधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेषाधिकार। और विशेषाधिकार के लिए मना किया जा रहा है। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर ये हम किसी निर्बल को देते हैं, सबल और निर्बल समझ रहे हैं, ठीक है, अगर हम सबल की बात कर रहे हैं तो भारत में 2-3 आधार से आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि एक आरक्षण का मुद्दा आप यहीं से उठा करके आगे बढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं हमारे क्या आरक्षण का प्रावधान एक तो जातिगत विशेषताओं के आधार पर किया गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो निम्न जाति है उसके लिए क्या है, हम उसको निर्बल मान के चल रहे हैं, और दूसरा जो उच्च जाति है उसको हम सबल मान के चल रहे हैं। इसीलिए आपने देखा SC ST OBC में क्या है, यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जबकि यही आरक्षण का प्रावधान अगर उच्च वर्ग के लोगों को दे दिया जाएगा तो वो क्या कहा जाएगा, आप विशेषाधिकार कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उच्च वो पहले ही है। अब दूसरे संदर्भ में समझिए कि फिर यहां पर आपने देखा एक आर्थिक आरक्षण का प्रावधान आ गया, आया कि नहीं आया, क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आया कि नहीं आया। तो अब आप देखिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो तो सवर्णों में भी अर्थात उच्च वर्ग में भी दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है।
तो दूसरा आधार क्या बनाया गया? दूसरा आधार बनाया गया आपकी आर्थिक संपन्नता। तो जब हम निर्बल या सबल की बात करेंगे तो कहीं पर उसका आधार आपके जातिगत लिस्टों से हो सकता है और कहीं पर क्या होगा? आपकी आर्थिक स्थिति से होगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अगर हमने सबल को किसी भी विशेष प्रकार का अधिकार दिया तो यह कहलाएगा विशेषाधिकार। विशेषाधिकार। और अगर हमने निर्बल को किसी प्रकार का क्या दिया? विशेष अधिकार दिया, विशेष अधिकार दिया, तो इसे हम कहेंगे सकारात्मक विभेद। सकारात्मक विभेद। निर्बल को अगर हमने क्या किया? किसी भी विशेष प्रकार का अधिकार दिया तो वो क्या कहला रहा है? सकारात्मक विभेद। विभेद तो है लेकिन सकारात्मक विभेद है। और विधि के समक्ष समानता का तात्पर्य क्या है? सकारात्मक विभेद से। आप विशेषाधिकार नहीं करेंगे, यानी किसी सबल के लिए, राज्य किसी सबल के लिए किसी विशेष प्रावधान को नहीं करेगा, लेकिन निर्बल के लिए लगातार वो सकारात्मक विभेद करेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं भारत में क्या है, अगर आप समानता स्थापित करना चाहते हैं तो उच्च और निम्न, या हम कहें सबल और निर्बल के बीच की खाई को भरना होगा कि नहीं भरना होगा? अगर आपने सबल को किसी विशेष प्रकार का अधिकार दिया तो सबल और श्रेष्ठ हो जाएगा, निर्बल वहीं अगर रह भी गया तो आप देखेंगे खाई बढ़ गई है। इसीलिए प्रयास यह है कि सबल जहां पर रहने दीजिए और निर्बल जो है उसे आप ऊपर उठाने का प्रयास करिए। असल में अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों यहां पर हम लोग, क्योंकि मैंने पहले बता दिया निर्बल का प्रावधान दो संदर्भ में समझिएगा। निर्बल, क्योंकि भारत में एक निर्बलता का आधार क्या है? जाति बनाया गया है, तो आप कहेंगे SC ST OBC। ठीक है, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो क्या बनाया गया है? आपकी आर्थिक स्थिति यानी वार्षिक आय को भी बनाया गया है। और इसके आधार पे आप क्या देखते हैं? एक होता है BPL और एक होता है APL। सुना है कभी? BPL हमेशा सुनते रहते होंगे, APL हो सकता है नया सुने हो ना, जैसे किसी कंपनी का नाम है। तो ये क्या है? ये हमने एक लाइन निर्धारित कर दी है जो सामान्य जीवन के स्तर पर कम से कम जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जीवन की, उनका जो उपभोग कर पा रहा है, उसमें हम लोग 9 का निर्धारण कर दिए। अब इससे जो नीचे हैं, इससे जो नीचे हैं उसे कह दिए BPL, क्योंकि ये क्या है? ये है आपकी पावर्टी लाइन। तो ये क्या हो गया? बिलो पावर्टी लाइन। और APL क्या हो गया? APL हो गया एबव पावर्टी लाइन। ठीक है, अब आप यहां से सारे सकारात्मक विभेद को समझ सकते हैं। इसका मतलब अगर राशन का वितरण हो रहा है तो क्या राशन का वितरण किसी की जाति को देखकर किया जा रहा है? तो जिसके पास भी BPL कार्ड है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसका अर्थ क्या निकल के आया कि यहां पर हम लोग विभेद कर रहे हैं, लेकिन कैसा विभेद कर रहे हैं? सकारात्मक विभेद कर रहे हैं। और उसके पीछे आधार क्या है? उसके पीछे आधार आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की आर्थिक स्थिति है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग कहें कि जो आरक्षण का भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रावधान देख रहे हैं, जैसे समानता आप देखते हैं, एक हम लोग आरक्षण देख रहे हैं राजनीतिक स्थिति में, जहां पर आपने देखा SC और ST के लिए क्या है? आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा फिर दूसरे स्तर पे SC ST OBC के लिए भी है। ठीक है, और उसके अलावा फिर दूसरे स्तर पे आप क्या देख रहे हैं? दूसरे स्तर पे आप देखते हैं नौकरी में आरक्षण का प्रावधान होता है कि नहीं होता है? प्लस महिलाओं के लिए समय समय पर विशेष प्रकार का उनको क्या किया जाता है? अधिकार दे दिया जाता है। इसका मतलब अब महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो वहां पर न किसी जाति का आधार बनाया गया, ना ही किसी तरह से उनकी आर्थिक स्थिति का आधार बनाया गया। यहां पर लिंग के अनुपात पर वहां पर आधार बनाया गया। तो चूंकि आप मूल विषय में पढ़ रहे हैं, जाति, धर्म, वंश, मूल, लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं इन्हीं शब्दों में से उठा उठा करके क्या विभेद किया जा रहा है। लेकिन वो विभेद क्या है? वो विभेद क्या है? वो विभेद सकारात्मक विभेद है। तो शायद अब आप समझ पा रहे हैं, जब हम कहते हैं विधि के समक्ष समानता स्थापित करना है,
तो विधि के समक्ष समानता स्थापित करना, इसका मतलब विभेद तो करना है, लेकिन कैसा विभेद करना है? सकारात्मक विभेद करना है। अगर सरकार किसी भी प्रकार की योजनाएं बना रही है और सभी लोगों को देती रही, सपोज करिए, अब एक दूसरे उदाहरण से, कि मैंने कहा कि क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उसमें एक के पास 1000 रुपए है, दूसरे के पास 500 रुपए है, 500 रुपए है, किसी के पास उसमें 700 रुपए है, किसी के पास उसमें 300 रुपए है, किसी के पास उसमें 100 रुपए है। अब आप पहले तो ये सोचिए कि अगर मान लेते हैं मेरे तरफ से पैसे का वितरण किया जाए, मन में लड्डू फूट रहा है, तो अगर मेरे तरफ से पैसे का वितरण किया जाएगा तो आप बताइए इनमें से किसको दें? किसको दें? हैं? और जरा देख कर दीजिए कि अगर मैं 100 वाले को दे दिया तो मेरे पीठ पीछे क्या क्या बातें होंगी। भला उनको मानते हैं, उन्हीं का केवल ख्याल रखते हैं, बस वही दिखाई दे रहे थे, हम लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। तो जो आरक्षण का मुद्दा है, शायद अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब 100 वालों को मिलता है तो क्यों अन्य लोग ऐसी बातें करते हैं। अब ये बात आप समझ पा रहे हैं ना कि सरकार ने तो भाई, जैसे मैंने कहा कि मैं 100 वाले को ही क्यों दे रहा हूं, उसके पीछे मेरी कोई थॉट है ना। अगर वो थॉट आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई उसके पीछे मेरा उद्देश्य नहीं समझ पा रहे हैं, आप तो एक खुली दृष्टिकोण से बस देख रहे हैं कि सर ने इतने बच्चों के बीच में फलाने को दे दिया और हम सभी जो ढिमाके थे उसमें से दिया नहीं किसी को। या तो आप सर से उस बात पे चर्चा करते तो आपको सर कारण बताते इस तरह से, तब आपको लगता हाँ नहीं सर ये बात तो खैर ठीक है। इसी तरह आरक्षण का जो मुद्दा है, शायद आप समझ पा रहे होंगे कि आरक्षण में क्यों इस तरह की चीजें होती हैं, जहां पर जो नहीं प्राप्त कर रहा है वो लगातार क्या कर रहा है, वो लगातार उसका विरोध करता है। क्योंकि उनको ये चीज समझना चाहिए कि आप सबलता के स्तर पर एक आधार चाहे जो भी हो, तो कहीं ना कहीं समाज में क्या होगा, चीजों को हमको बराबर लाना है। ठीक है, आइए, तो अब यहां डिपेंड ये करता है कि किसको दें। तो सबसे पहले कोई ऐसा थोड़ी ना कि ये 100 वाले से हम पहचान रखें या 300 वाले से हम पहचान रखें या 1000 वाले से हमारा कोई विशेष दुश्मनी चल रहा है। हमने एक आधार बना लिया कि भाई ऐसा है ना, जिसके पास भी 200 से कम है हम उसको अपनी सहयोग नीति कर देंगे। अब 200 हमने पावर्टी लाइन मान लिया, इसका मतलब मेरे पास नीचे कौन आ रहा है, 100 वाला ये आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे कोई 199 वाला भी होता, ये भी लाभ प्राप्त कर लेता, क्योंकि हमारे नियंत्रण तो ये आकर फिट हो रहा है ना। तो इसी तरह से क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सभी आपके क्या जाएंगे, सकारात्मक विभेद में जाएंगे, सकारात्मक विभेद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत से बार जब आप लोग देखते हैं और किसी विशेष वजह से अगर किसी को लगता है सर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या सर ज्यादा उनको जो है वो छूट दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वो सकारात्मक विभेद होगा, हो सकता है आप पहचान ना पा रहे हो। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। अब हम लोग दूसरा क्या देखे थे, तो दूसरा आपका यहां पर था, दूसरा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पर विधि के समक्ष था, वहां पे विधियों हो गया है। ठीक है, तो विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान क्या है, इसको देखिए। अब जब हम लोग ये विधियों के समान संरक्षण के प्रावधान की बात करते हैं, तो सबसे पहले समझिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से लिया गया है और इसका जो स्वरूप है वो सकारात्मक है। स्वरूप जो है वो क्या है, सकारात्मक है। तो जिस तरह से आपने देखा कि विधि के समक्ष समानता का तात्पर्य क्या था, विधि के समक्ष समानता का तात्पर्य था विशेषाधिकार का ना होना। जब आप ये लाइन ध्यान रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसका जो स्वरूप है वो नकारात्मक जा रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग विधियों के समान संरक्षण की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है समान परिस्थिति में व्यक्ति के साथ समान व्यवहार
करना। समान परिस्थितियों में भी कर सकते हैं, समान परिस्थितियों में कर लीजिए, समान परिस्थितियों में व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना। अब यहाँ पे आपका जो वाक्य बना कैसा बना, सकारात्मक बना, और सकारात्मक बन रहा है तो इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है, ये भी यहाँ पर जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, सकारात्मक होगा कि नहीं होगा। अब जैसे आपने वहां पर देखा कि विशेषाधिकार का ना होना, इसको समझते हैं, तो उसी तरह से यहां पर अब क्या होगा कि समान परिस्थितियों में व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, और इनमें से ये जो है ये हो गया x और ये हो गया y, और ये दोनों ही व्यक्ति क्या हैं, समान कैटेगरी के हैं। समान कैटेगरी का मतलब हो गया कि जैसे हमने मान लिया कि ये दोनों ही क्या हैं, बीपीएल हैं, एक स्थिति बन सकती है, या हो सकता है दोनों ही समान जाति के हों, दूसरी स्थिति बन सकती है, या हो सकता है ये दोनों ही क्या हो, समान लिंग के हों, तीसरी स्थिति बन सकती है। ठीक है, इसका मतलब आर्थिक स्थिति के आधार पर, जन्म के आधार पर और जेंडर के आधार पर, तीनों आधार पर आपने इस चीज को देख लिया। अब अगर दोनों ही हम एक उदाहरण के तहत मान के चलें कि बीपीएल है, दोनों ही बीपीएल हैं, तो ऐसे में अब आप कहो कि इसको राशन का एक बैग सरकार दे और इसको राशन का 2 बैग दे दे, तो ये विभेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसे आप कहेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, विभेद हो रहा है। क्यों? क्योंकि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना है, और समान परिस्थितियों में यहां पर क्या है, जब दोनों समान हैं तो ऐसे में क्या होगा, इनके साथ व्यवहार क्यों भिन्न भिन्न हो रहा है, समान करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। भाई इनको भी आप एक ही बैग दीजिए ना राशन का, और चूंकि राशन के वितरण का आधार आपने आर्थिक स्थिति को बनाया है, इसलिए ये मत देखिए कि ये पुरुष है तो हम उसको एक बैग दे दें और ये महिला है तो उसको 2 बैग दे दें, उल्टा कर दिए। पुरुष ज्यादा खाते हैं तो पुरुष है तो 2 बैग दे दें और महिला है तो 1 बैग दे दें। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये फिर आपका सकारात्मक विभेद नहीं माना जाएगा। ठीक है, और जब आप प्रत्येक योजना चलाते हैं या संवैधानिक प्रावधान करते हैं या संसद का कानून बना के कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं जन कल्याण के दृष्टिकोण से आधार तो निर्धारित करेंगे ना। हम एक आधार लेके चल सकते हैं, यहां पर तुलनात्मक रूप से तीनों एक ही कैटेगरी में लेके थोड़ी ना आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी के संदर्भ में दूसरी बात समझिए कि यहीं पर अगर हमने मान लिया कि कोई एक तीसरा व्यक्ति है, सी व्यक्ति है, गोल्डन कलर से बना है, मान लेते हैं सोना वोना लादा हुआ है, पूरा पहना हुआ है ना। तो अब ये क्या है, अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एपीएल में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर एपीएल में दिखाई दे रहा है, अब आप कहें कि ए को 1 बैग राशन मिला है, बी को भी 1 बैग राशन मिला है, तो भाई इसको भी 1 बैग राशन दीजिए ना। अब बताइए क्या होगा, विभेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या दोनों की परिस्थितियां समान है? नहीं भाई, ये बेचारे तन पे बिना कपड़े वाले हैं और ये तन पे सोना लाद के आए हैं, तो ऐसे में क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर इनके साथ आप किसी प्रकार का प्रायोजन कर रहे हैं तो ये आप क्या कर रहे हैं, अब ये नकारात्मक विभेद कर रहे हैं, सकारात्मक विभेद नहीं कर रहे हैं। तो नकारात्मक विभेद की यहां पर किसी भी तरह की इजाजत नहीं है। बात सुनिए, तो यहां पर केवल आपको शब्द पकड़ना है। एक क्या है आपका, विधि के समक्ष समानता, जिसका अर्थ क्या होगा, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार का न होना। और दूसरी चीज अगर हम कहें तो सकारात्मक विभेद करना। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम दूसरे स्तर बात करें तो क्या कर रहे हैं,
हम कह रहे हैं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार, और इसका अर्थ क्या कह रहे हैं, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। ठीक है, और इसका अर्थ अब आप समझ पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक कैटेगरी में आने वाले लोगों के साथ हम दोहरा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बस में अब ये क्या है, आर्टिकल 14 अभी किसी क्षेत्र विशेष की चर्चा किया ही नहीं की। सबसे पहले तो ये बताया कि भाई समानता होता क्या है उसको समझिए। तो यहां पर क्या हम लोग देख रहे हैं, समानता का अधिकार। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 15 पर। आर्टिकल 15, अब चूंकि जो विभेद होगा कम से कम अब आप उस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चूंकि समानता क्या होता है अब आप समझ पाए हैं, इसलिए अब मौलिक अधिकारों में जो समानता के अधिकार का आपको प्रावधान किया जा रहा है, अब आप उसकी बातों को समझ पाएंगे। तो अब भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, इसलिए कहा ना कि मूल दर्शन आपके आर्टिकल 14 में है, और 15, 16, 17 वो जो है आपके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसका क्या है, व्यवहारिक उपयोग बता रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आर्टिकल 15, ध्यान रखिएगा जब हम लोग आर्टिकल 15 की बात करेंगे तो यहां क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, 4 क्लॉज की चर्चा होगी, पहली बात। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में 3 ही थे, और ये जो चौथा वाला है इसे बाद मिलाकर जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। तो यहां पर इसका मतलब आर्टिकल 15 में हम लोगों को कम से कम 4 बातों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जनरली जब आप आर्टिकल 15 पढ़ते हैं तो लोग क्या करते हैं, जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में बात कही गई है वही बात करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब वही बात हो गई आपकी, और उसके अंदर क्या बातें छुपी हुई हैं वो पीछे ही रह जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 1। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राज्य अर्थात सरकार किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, वंश, मूल, जन्म स्थल आदि के जन्मस्थल, लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया गया, आर्टिकल 15 जब हम क्लॉज 2 में आते हैं तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या कहता है। अब ये जो ऊपर बातें किया है उसी का और स्पष्टीकरण करता है। देखिए, तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थल, मनोरंजन के स्थल, उद्यान, सड़क, भोजनालय, कुआं, तालाब आदि स्थानों पर प्रवेश के लिए जाति, धर्म, वंश, मूल, लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है।
इसका मतलब जो बातें ऊपर कह रहा है बात तो वही है, यहां पर जो लोगों को कम समझ में आता है उनको और स्पष्ट करके समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो बातें कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए कर रहे हैं जहां पर आप विभेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बस जो पहले पॉइंट में आपको कहा गया उसका कुछ उदाहरण दे दिया गया है। ठीक है, और ठीक है, ये सारे जो आप प्रावधान देख रहे हैं उसको थोड़ा और पुराने दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आज आप शहरी व्यवस्थाओं में हैं जहां आप देख रहे हैं बहुत हद तक जो है सामाजिक जो विभेद है उसको समाप्त कर दिया गया है। अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाएंगे और अभी 20 साल 25 साल 30 साल पहले तक की स्थिति जाएंगे तो देखिए कितने प्रकार से वहां पर क्या होता था, वो आप कह सकते हैं विभेद किया जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, कुएं से पानी न छूना, तालाब से पानी न निकालना, ये सब आपके लिए क्या है, ये आपके लिए कॉमन आपको दिखाई देगा। और मैं आपको भी एक लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। लेटेस्ट एग्जाम्पल मतलब करीब 2 साल पहले की घटना होगी। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या था, एक रेस्टोरेंट था और महाराष्ट्र के उस रेस्टोरेंट में क्या था कि जो रेस्टोरेंट उस स्टैंडर्ड का था तो उन्होंने क्या किया था कि हमारे यहाँ जो भी आएगा उसका अपना एक ड्रेस कोड होगा, केवल वेस्टर्न ड्रेस कोड वाले ही लोग आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर केवल ऐसे ही हाई प्रोफाइल लोगों को बुलाया जाता है जो वेस्टर्न ड्रेस को पहनते हैं। और वहां पर क्या हुआ, एक महिला अपने किसी काम से फ्री हुई, सामने रेस्टोरेंट देखी और वो क्या हुआ, वहां कुछ अपना भोजन करने के लिए या कुछ अपने सर्विस लेने के लिए जा रही थी। जब वो जा रही थी तो वो साड़ी पहनी हुई थी। भाई अगर आप रेस्टोरेंट का एक मतलब टॉप क्लास का स्टैंडर्ड देख रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जो उसके अंदर एंट्री करने जा रहा है वो नहीं समझ पा रहा होगा। बस अंतर क्या था कि वो साड़ी पहनी हुई थी और रेस्टोरेंट में क्या हुआ, उसको प्रवेश करने नहीं दिया गया। वहां पे जो गार्ड थे उन्होंने रोक दिया। तो उसने कहा, अरे भाई मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, तुम्हारा पैसा होगा हम पैसा दे देंगे। सॉरी मैम, योर ड्रेस कोड इज अलाउड, साड़ी इज नॉट अलाउड। अब वो तिलमिलाते हुए, भाई जाहिर सी बात है, मतलब एक तो भूख लगा हो, ऊपर से जो है मतलब इस तरह का किसी के साथ बिहेव किया जा रहा हो तो थोड़ा सा रूडनेस तो आई जाती है। तो वहां पे भी थोड़ा बहुत क्या हो गया, उसके साथ बहस वहस हो गई। फिर वो अपने घर गई, अपने हस्बैंड के साथ सारा बताई। अच्छा, वो अपने हस्बैंड के साथ बता ही रही थी कि उस बीच क्या हुआ, उसका हस्बैंड जो है उसकी बात को सुनने के बाद उसने क्या किया, एक पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर, रेस्टोरेंट का नाम कोड करते हुए कि यहाँ पर साड़ी पहनकर जाने के मतलब साड़ी पहनकर जाने पर प्रवेश नहीं दिया जाता है, प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। फला फला घटना के बारे में उसने जिक्र कर दिया। और हुआ क्या, देखते ही देखते सोशल मीडिया पे क्या हो गया, वायरल हो गया। और 2 दिन के अंदर क्या हो गया, उस रेस्टोरेंट का लाइसेंस कैंसिल हो गया। कारण क्या है, विभेद किया कि नहीं किया। अब आइए इसके तीसरे पॉइंट पे देखते हैं। तो 15 क्लॉज 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग 15 क्लॉज 3 की बात करते हैं तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि उपरोक्त बिंदु के आधार पर, उपरोक्त बिंदु मतलब जो मैंने लिखा है, ठीक है, उपरोक्त बिंदु के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 15(1), 15(2) में किसी भी प्रावधान के होने के बावजूद महिलाओं व बच्चों के साथ विभेद किया जा सकता है। क्योंकि फिर आप कहेंगे तो सर ये बताइए कि जब हम लोग बस में चढ़ते हैं तो क्यों कहते हैं ये महिला आरक्षित सीट है। अगर कहीं पर भी नहीं कर सकते तो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर रहे हैं तो सार्वजनिक परिवहनों पर भी नहीं होना चाहिए। फिर क्यों हम लोग को खड़ा कर दिया जाता है, कहा जाता है मैडम पहले आप। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 15(3) के तहत क्या कहा जा रहा है, आर्टिकल 15(3) के तहत कहा जा रहा है कि अगर आप महिलाओं और बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के इन प्रावधानों में विभेद करते हैं तो वो सकारात्मक विभेद माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह से महिला
और बच्चों के लिए जब आप विभेद का प्रावधान देखेंगे तो आप समझ जाइएगा उसको शक्ति कहां से मिल रही है। उसको शक्ति मिल रही है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे जो बीच बीच से हमारे निकल करके आएंगे जो आपकी व्यवस्था में आपको आधार के रूप में दिखाई दे रहा है, तो वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग देखें कि 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। 14 के बाद आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कौन पूछने जा रहा है, निःशुल्क का प्रावधान ही नहीं है। तो ऐसे में क्या है, वहां पर भाई तो 14 से 18 तक भी तो बच्चे ही हैं, लेकिन उनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है ना। तो ये जो विशेष प्रावधान किया जा रहा है ये महिलाओं के लिए। अब पुरुष कहेंगे कि हम लोग जॉब पे जाते हैं तो हम लोग को मैटरनिटी लीव नहीं मिलता है, महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलता है। मतलब क्या है कि जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उस दौरान क्या होता है, महिलाओं को छुट्टी मिलती है साल भर की, और बेबी की डिलीवरी के बाद साल भर की और छुट्टी मिलती है 2 साल की। अब पुरुष कहेंगे कि भाई ठीक है, 1 साल उन्हें प्रेगनेंसी पीरियड तो चलिए समझ में आता है, डिलीवरी के बाद वो तो कुछ नहीं करती है, वो तो लेटी रहती है, सब कुछ हम करते हैं, बर्तन हम धुलते हैं, खाना हम बनाते हैं, डायपर हम चेंज करते हैं। तो 1 साल हमको भी छुट्टी दे दो, उनको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं आ रही, केवल महिलाओं और बच्चों के लिए है। ठीक है, अब आर्टिकल 15(4) में क्या होता है, तो आर्टिकल 15(4) में ये कहा जाता है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC, ST, OBC के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, विशेष प्रावधान किया जा सकता है। इसका मतलब जिस तरह से आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में आपने देखा कि महिलाओं और बच्चों के लिए आर्टिकल 15(1), 15(2) में कुछ भी लिखे होने के बावजूद एक विशेष प्रावधान किया जा सकता है, उसी तरह से आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के तहत क्या किया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए SC, ST, OBC क्या किया जा सकता है, एक विशेष प्रावधान किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं 2 आरक्षण का तो आधार आपको यहीं पे मिल गया। महिला के लिए कहीं पर भी आरक्षण देख रहे हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3, SC, ST, OBC के लिए कहीं पर भी आरक्षण का प्रावधान देख रहे हैं 15 क्लॉज 4। सरकारी नौकरियों के लिए हम लोग बात करेंगे तो कल बात होगी उस पर आर्टिकल 16 पर, क्योंकि आर्टिकल 16 विशेष रूप से फिर जो विभेद न करने की बात करता है वो किसमें करता है, वो सरकारी नौकरियों को लेकर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं सकारात्मक भेद तो वहां पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आर्टिकल 15 समस्त स्थानों पर, मुख्य रूप से जो सार्वजनिक स्थल है उस पर विभेद से निषेध बनाता है, लेकिन आर्टिकल 16 जो होगा वो सरकारी नौकरियों को लेकर के ही पूरी चर्चा वहां पर होगी। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा आर्टिकल का लंबा चलेगा, जहां हम लोग देखेंगे कि फिर किस तरह से आरक्षण का प्रावधान है, उसका जन्म कहां से हुआ, प्लस फिर OBC आरक्षण का कहां से जन्म हुआ, फिर आरक्षण को लेकर कितने मुद्दे हैं, अनुसूची 9 क्या है, तमाम चीजों पर वहां पर चर्चा हम लोग की होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है ये वास्तव में मूल संविधान में नहीं था, ये कब लाया गया है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। आगे हम लोग इसकी फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर है? आर्टिकल 14 समानता का मूल दर्शन देता है, जिसमें 2 कीवर्ड हैं, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समक्ष समानता अर्थात विशेषाधिकार का न होना या हम कहें सकारात्मक भेद करना, और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार अर्थात समान परिस्थिति में व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है कि जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है कि इन सभी के आधार पर सार्वजनिक स्थल, पार्क, भोजनालय, सड़क, कुआं, स्नानागार, तालाब आदि स्थानों पर, इशारा ही काफी होता है, इतनी चीजें बता करके आपको समझा दिया, आदि स्थानों पर विभेद नहीं किया जा सकता है।
आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है कि 1 और 2 के अनुसार किसी भी तरह का विभेद नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि महिलाओं और बच्चों के साथ विभेद किया जाता है तो वो सकारात्मक विभेद माना जाएगा। और प्लस आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कह रहा है? कह रहा है सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC, ST, OBC के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसके आगे कल करते हैं फिर।